नमस्कार सर। सर जो ये मशीन जो आज जिसका यूज़ किया गया है इसमें कैंप में, तो जैसे ये वर्क करती है और अदर हॉस्पिटल्स में भी इसका क्या मतलब किस प्राइस में होता है टेस्ट, और इसके लिए मतलब जांच क्या करती है ये पेशेंट की? हाँ, इसे स्पायरोमेट्री भी कहते हैं, इसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मशीन भी कहते हैं। ओके। जैसे किसी आदमी को दिल की दिक्कत हो तो उसका ईसीजी किया जाता है, किसी को बुखार हो तो थर्मामीटर से नापा जाता है। तो इस मशीन से हमारी फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है कि हम 1 सेकंड में, फिर 30वें सेकंड में और 60वें सेकंड में कितना सांस अंदर ले लेते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो कितना हवा अंदर ले पा रहे हैं, कितनी हवा रोक पा रहे हैं, और टोटल नेक्स्ट 25वें सेकंड में कितनी हवा बाहर निकाल पा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम अपनी फेफड़ों की क्षमता उम्र, लंबाई और वजन के हिसाब से नापा जाता है। इसलिए कोई भी मरीज अगर इस पीएफटी मशीन के लिए आता है तो हमारे जो टेक्नीशियन है, जो वेल ट्रेंड होते हैं, वो पहले मरीज का नाम, उम्र, लंबाई, वजन नापते हैं। इसमें अपने मरीज के मशीन के एक मापदंड होते हैं कि 1 मिनट में इतनी हवा निकाल देनी चाहिए एक पेशेंट को, और पहले सेकंड में इतनी हवा अपने फेफड़ों से निकाल देनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने की पीएफटी मशीन होती थी शंख बजाना, शंख बजाने के लिए अगर आप देखें तो बहुत दम लगाना पड़ता था। उससे पहले पंडित लोग सांस खींचते थे अंदर, फिर लगाते थे दम। एक तरह से ये वही है कि इसमें हवा, जिसको दमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा या सांस की नलियों की सूजन होगी, वो इतना हवा नहीं लगा पाएगा। तो हमें उसी से मापदंड पता चल जाता है अपने पैरामीटर्स पे कि ये माइल्ड एस्थमेटिक है, मॉडरेट है या सीवियर है, या ये सीओपीडी मतलब ब्रोंकाइटिस के पेशेंट बनते हैं। क्योंकि जो लोग बचपन से दमे के मरीज होते हैं उनके अलग आंकड़े आते हैं, जो लोग वातावरण प्रदूषण की वजह से दमे के मरीज बनते हैं उनके अलग आंकड़े आते हैं, और जो लोग बीड़ी, कली, हुक्का, तंबाकू या धुएं वाले चूल्हे पे औरतें काम करती हैं या पीती हैं, उनके आंकड़े अलग आते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमें निकाल के दे देता है कई बार। ठीक है। और अब तक जब से ये मशीन का यूज़ हुआ है तो इसकी एक्यूरेंसी कितनी रही है आज तक यूज़ में, जब से ये स्टार्ट हुई है मशीन? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अगर टेक्नीशियन बेकार है, टेक्नीशियन वेल ट्रेंड नहीं है, या मरीज ठीक से नहीं कर पा रहा है, या करते हुए खांस रहा है, तो आंकड़े गलत मिलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, मशीन का कैलिब्रेशन। जैसे आपके यहाँ पे एक वजन नापने की भी मशीन है, अगर उसका कैलिब्रेशन ना हो तो गलत वजन बताएगी। इसका कैलिब्रेशन आजकल की मशीन तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाइन कर देती हैं। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ पे अगर रोज के 50 पीएफटी होते हैं, वहाँ पे कैलिब्रेशन हर तीसरे महीने हो जाना चाहिए मशीन का। और सर इसमें जैसे डॉक्टर्स इस मशीन के जैसे रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर जैसे आप मरीज को भी एनालाइज करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको कितनी हेल्प होती है मरीज को एक अच्छी दवाई देने के लिए जो उसका रिजल्ट आता है? कई बार ये होता था, सन 86 में इस मशीन का हिंदुस्तान में आना हुआ है, खासतौर से मेरठ में। सन 86 से पहले ये मशीन नहीं थी हिंदुस्तान में। उससे पहले मरीज आता था, डॉक्टर को बोलता था मेरा सांस फूल रहा है, तो डॉक्टर जो है एक अनुमान लगा के क्लिनिकल सेंस पे एक दवाई दे दिया करता था। कई बार वो दवाई लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। इस मशीन से हमें ये पता चलता है कि वजन के हिसाब से दवाई देनी है। माँ अगर पेट से है और फिर उसका सांस फूल रहा है तो उस हिसाब से दवाई देनी है। तीसरा चीज़ कि दवाई कब कम करनी है, कब रोकनी भी है, अगर पीएफटी नॉर्मल आ रहा है। और इस मशीन का एक और फायदा है, जिन लोगों को फेफड़े में टीबी हो जाती है, और टीबी ठीक भी हो गई मगर फेफड़ा गला रह गया और उनको मुंह से खून आ रहा है, तो उनका दिल्ली में ये ऑपरेशन होते हैं कि उनका फेफड़ा आधा या पूरा काटना पड़ता है। काटने से पहले इस मशीन से हम ये अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि फेफड़ा निकालने के बाद इसका सांस हद से ज़्यादा तो नहीं फूलेगा। अगर इसमें आंकड़े हमारे ठीक बैठते हैं इस मशीन से, इसे कैप्नोग्राफी भी कहते हैं, तो हम उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, मतलब एक फेफड़ा पूरा निकलवा सकते हैं। अगर आंकड़े खराब होते हैं इस मशीन पे, मतलब हम इतने निर्भर हैं इसकी एक्यूरेसी पे। इसमें भी कई तरह के मॉडल्स हैं, अब इसमें ऑसिलोमीटर भी आ चुका है, इसमें फिनो मशीन्स भी आ चुकी हैं आगे। तो क्या सर जैसे ये मशीन का इतना यूज़फुल है आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट के लिए, तो ये क्या रिमोट एरिया में या बैकवर्ड एरिया में हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बिना मशीन के भी जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वहाँ पे भी इसका होना बहुत ज़रूरी है? इसका होना ज़रूरी है। और अब तो ये इतनी छोटी मशीन्स भी आ गई है, हाथ जितनी लंबी, इतना बड़ा मोबाइल, पोर्टेबल, एक तरह से पोर्टेबल, चार्जेबल। उसमें जो बेसिक आंकड़े हैं शुरू के 3, वो भी नापे जा सकते हैं। मान लीजिए वो भी नहीं हो रहा था, पीक फ्लो मीटर आ गया है, कोई सी मशीन से नहीं चलता। जैसे उसके आगे पाइप लगा दीजिए, नया पाइप हर मरीज में जोर से ब्लो करना है, तो उसमें होता है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट।
उससे भी मालूम कर सकते हैं कि कितना सांस फूल रहा है, कितना नहीं फूल रहा है, और ये दमे की वजह से सांस फूल रहा है या दिल की वजह से फूल रहा है। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट हमारा जो असली हिंदुस्तान है वो गाँव में बसा हुआ है, 80%, 70%। उन जगहों पे ये मशीनों का होना बहुत जरूरी है कि उनके मरीज बेवजह के सिरप या स्टेरॉइड की गोलियां ना ले लें। उसे एक्यूरेट इलाज मिलना चाहिए, मतलब इलाज जड़ से गांव में ही होना चाहिए, और इन मशीनों को वहाँ उपलब्ध जरूर होना चाहिए। और सर जैसे ये आपने बताया इसका यूज़ इतना सारा है, और दूसरा इसकी कॉस्ट कितनी आती है टेस्ट में एक पेशेंट को? बेसिक कॉस्ट आप मान के चलिए कि कम से कम 500 रुपए से लेके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई लेवल की मशीन हो तो 2000 रुपए तक की कॉस्ट है इसकी, ठीक है। पेशेंट को जो टेस्ट हो। तो आज जैसे यहाँ पे हुआ तो उसमें पूरी तरह से पेशेंट के लिए फ्री था इसमें? आज हमने फ्री रखा। तो आपको कैसा लगा जैसे आरोग्यम हॉस्पिटल ने सभी पेशेंट जो बाहर से आए थे उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, जैसे कि बाहर इतना कॉस्टली होता है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप आरोग्यम हॉस्पिटल के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोग्य हॉस्पिटल ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है। सिर्फ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में नहीं, मैंने आके देखा यहाँ पे हड्डी के डॉक्टर, गुर्दों के डॉक्टर, जनरल फिजिशियंस और भी जो है सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो बेसिक हैं। और मैं कहता हूँ कि ये प्राइमरी लेवल पे, मतलब टायर 3 सिटीज जिन्हें कहते हैं ना, वो एरिया शामली से बहुत सारे आसपास के छोटे छोटे गांव जुड़े हुए हैं। तो यहीं पे अगर पेशेंट की स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि बड़े शहर में आते हुए मरीज डरता है, घबराता है, तो आरोग्य अस्पताल ने ये जो सुविधा यहाँ पे शुरू करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, मशीन्स और सही राय, अगर ये सब चीजें एक छत के नीचे मिल जाए तो क्यों ना ऐसे आरोग्य अस्पताल और हिंदुस्तान में। बिल्कुल। एक पर्सनल क्वेश्चन, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा आरोग्य हॉस्पिटल के साथ? मेरा बहुत बढ़िया रहा। मुझे डॉक्टर साहब का, प्रदीप जी का, भाई साहब वालिया का, सब लोगों का इतना जो है सहयोग मिला, सब कुछ हुआ। और कहते हैं ना कि जब आपको कोई जगह बहुत कंफर्टेबल हो तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। तो सर आपने इस हॉस्पिटल के साथ फ्यूचर का क्या सोचा है कि आपका कितना सहयोग? मैं चाहूँगा कि मैं अपनी जितनी ज़्यादा सर्विसेज इस अस्पताल को दे सकूँ, गरीब मरीज, नीडी मरीज और वो मरीज जो किसी वजह से शहर नहीं पहुँच पा रहा, उस तक मेरी सुविधा पहुँचे, मेरी कलम से किसी का फ़ायदा हो जाए, ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके।